हेलो गाइस आज हम क्लास 11th का नया टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 है बेटा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज परम्यूटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। इस चैप्टर में पहले हम क्या पढ़ेंगे कि परम्यूटेशन क्या होती है, कॉम्बिनेशन क्या होती है और इन दो के बीच की डिफरेंस होती क्या है। चलो यही चीज पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। से आप सब लोग यूजुअली क्रिकेट से फैमिलियर हो। से देयर इज अ मैच, T20 मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एंड T20 में जब आपका स्कोर कभी टाई होता है, सपोज एक पहली बैटिंग करने वाली टीम ने 170 रन बनाए, दूसरी बैटिंग करने वाली टीम ने भी 170 रन बना दिए, तो अब मैच का फैसला यहीं पे नहीं होता है, फिर इसे कहा जाता है सुपर ओवर खेला जाए। तो से इस T20 में सुपर ओवर खेलना है। सपोज पहले इंडिया की बैटिंग है और इस इंडिया की बैटिंग वाले जो इंडिया क्रिकेट टीम का कोई बेटा कोच है, ये कोच अपने प्लेयर्स से पूछ रहा है मुझे बताओ इन चार प्लेयर्स में से किस किस से के स्टैंड्स फॉर कोहली, आर स्टैंड्स फॉर रोहित शर्मा, एस डी स्टैंड्स फॉर धवन, शिखर धवन एक्चुअली, एंड पी स्टैंड्स फॉर हार्दिक पांड्या, जो तेज खेलने वाले बैट्समैन हैं इंडियन क्रिकेट टीम के अभी के प्रेजेंट के। सपोज ये कोच अपने प्लेयर्स से राय मांग रहा है, सजेशन मांग रहा है कि इन चार प्लेयर्स में से मुझे बताओ इस सुपर ओवर में कौन से तीन प्लेयर्स खेलने वाले हैं। तो प्लेयर्स ने आंसर वापस दे दिया, उन्होंने अपनी सजेशन देना शुरू किया। तो किसी ने बोला बेटा KRD, कि इस सुपर ओवर में कोहली, रोहित शर्मा और धवन खेलेगा। दूसरे का आंसर आया KRP, दैट इज इस सुपर ओवर में खेलने के लिए कोहली जाएगा, रोहित शर्मा जाएगा और पांड्या जाएगा, हार्दिक पांड्या। तो कोई और बोल रहा है RPD। तो ऐसे करके दैट इज रोहित शर्मा, पांड्या एंड धवन खेलने जाएगा। तो ऐसे करके प्लेयर्स अपनी अपनी सजेशन दे रहे हैं। लेकिन जब ये कोच इसने सजेशंस को लिख लिया, अपनी जगह नोट किया, अब ये फैसला करने वाला था कि कौन से तीन प्लेयर्स खेलने जाएंगे, तो इसने देखा एक प्लेयर ने KRD आंसर दिया था और एक प्लेयर ने कुछ ऐसा आंसर दिया था RKD और किसी और प्लेयर ने दिया था आंसर DRK। सपोज क्या किया बेटा, इसने देखा कि जो प्लेयर्स का वापस आंसर आया इसके पास कि कौन से तीन प्लेयर्स इस सुपर ओवर में खेलने जाएंगे, तो इसने कुछ ऐसी चीज देखी। किसी ने जवाब दिया था कि कोहली, रोहित शर्मा और धवन खेलने जाएगा। दूसरे ने जवाब दिया था रोहित शर्मा, कोहली एंड धवन खेलने जाएगा। और किसी और ने जवाब दिया था धोनी, रोहित शर्मा और कोहली खेलने जाएगा। जब इसने थोड़ा गौर किया इस चीज पे, इसने तो देखा कि इन तीनों का आंसर सेम है, एंड ये मैक्सिमम प्लेयर्स का आंसर है कि जो आंसर मुझे आया अपने प्लेयर्स से कि कौन कौन से खेलना जाएगा, इसमें इसने देखा कि मैक्सिमम आंसर, ये तो एक्चुअली एक ही सिलेक्शन, ये तो सेम तीन प्लेयर्स है। देखो बेटा, इसमें भी कोहली है, इसमें भी कोहली है, इसमें भी कोहली है। फर्क बस इतना है, इस सिलेक्शन में पहले कोहली का नाम लिखा गया, उसका इस सिलेक्शन में दूसरे नंबर पर नाम लिखा गया, इस सिलेक्शन में उसका नाम तीसरे नंबर पर, और इस वाली सिलेक्शन में भी रोहित शर्मा है, इसमें भी धवन है, इसमें भी धवन है, इसमें भी धवन है। बस डिफरेंस ये है इनके नाम्स की पोजीशन चेंज हो गई है, लेकिन एक्चुअल में ये एक ही सिलेक्शन है, सेम तीन प्लेयर्स की बात हो रही है, बस उनका नाम यहां वहां लिखा हुआ है इस सिलेक्शन में। लेकिन आई नो कि अगर जब हम ऐसी सिलेक्शन करें प्लेयर्स की, तो इस सिलेक्शन में किसका नाम पहले लिखा जाए, किसका नाम दूसरा लिखा जाए, किसका नाम तीसरा लिखा जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर इस कोच ने इसी सिलेक्शन को सिलेक्ट किया। लेकिन हमने यहां पे क्या देखा
ये एक्चुअली आंसर ऑफ 3 अलग अलग प्लेयर्स का था। 3 अलग अलग इंसानों ने आंसर अपनी अपनी सिलेक्शन बनाई, लेकिन तीनों की सिलेक्शन सेम है। क्यों है सेम? बिकॉज इस सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। इस सिलेक्शन में अगर हम ऑब्जेक्ट्स या इन प्लेयर्स के नाम्स की पोजीशन चेंज करेंगे तो इससे इस सिलेक्शन पे फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप किसी को बोलो इस सुपर ओवर में कोहली रोहित शर्मा धवन खेलने जाएगा, या आप उससे बोलो रोहित शर्मा कोहली और धवन खेलने जाएगा, या धवन रोहित शर्मा और कोहली इस सुपर ओवर में खेलेगा, तो वो सेम ही समझेगा तीनों आंसर्स में, क्योंकि आप तीन यहां पे पर्संस का चुनाव कर रहे हो। सो इसको मैं कहूंगा, इस सिलेक्शन को, इट इज एन अनऑर्डर्ड सिलेक्शन। अनऑर्डर्ड सिलेक्शन, इट इज द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स आउट ऑफ गिवन 4 प्लेयर्स। गिवन 4 प्लेयर्स में से हमें 3 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना था, लेकिन जब हमने सिलेक्शन की, इस सिलेक्शन में हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि अगर इस सिलेक्शन में हम 2 या तीनों के नाम्स की पोजीशन चेंज करेंगे तो उससे इस सिलेक्शन पे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको मैं कहूंगा इट इज एन अनऑर्डर्ड सिलेक्शन और जस्ट ए सिलेक्शन। इट इज जस्ट ए सिलेक्शन और कलेक्शन भी आप कह सकते, जस्ट ए सिलेक्शन और कलेक्शन। इस कलेक्शन में इससे कोई मतलब नहीं है कि इस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स है आपके वो कहां कहां पे लिखे गए हैं, उससे कोई मतलब है ही नहीं, इसलिए मैंने लिखा इट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन। वन मोर एग्जांपल, से आपका टीचर आपसे बोल रहा है कि से आप 3 फ्रेंड्स हो, ए बी और सी। आप एक ही क्लास में पढ़ते हो और आपका टीचर आपसे पूछ रहा है कि आप 3 फ्रेंड्स में से हम 2 ही फ्रेंड्स को से क्रिकेट खेलने ले जाएंगे। कि कहीं किसी जगह क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है और आपके स्कूल से भी, आपके क्लास से भी 2 स्टूडेंट्स को लेना है। एंड योर टीचर नोज, आपका टीचर जो है उसे पता है आप तीनों के तीनों अच्छा खेल रहे हो, लेकिन यहां पे कंडीशन कांस्टेंट ये है 3 में से हमें 2 ही को चुनना है। तो फिर आपके टीचर, यहां पे क्वेश्चन है वो किस को लेगा। तो हम चंद पॉसिबिलिटीज देखते हैं, या तो वो ए बी को लेगा, या तो बी सी को लेगा, या ए सी को लेगा, या तो वो ए और बी को लेगा, या बी और सी को, या ए और सी को। लेकिन आपके दिमाग में सर आप बी ए को क्यों नहीं ले रहे हो? उसने बोला बेटा चाहे मैं ए बी का नाम दे दूं सिलेक्शन में या बी ए का नाम दे दूं सिलेक्शन में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेक्शन एक ही है। बस इस सिलेक्शन में डिफरेंस ये है, यहां पे पहली वाले सिलेक्शन में ए का नाम पहले है, बी का नाम बाद में है, लेकिन इस वाले सिलेक्शन में बी का नाम पहले, ए का नाम बाद में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिलेक्शन में। तो ये एक्चुअल में एक ही सिलेक्शन है। या अगर वो बीसी का चुनाव करेगा, बीसी की जगह अगर वो सी बी लिखेगा तो एक ही चीज है, ए सी के बदले अगर वो सी ए लिखेगा तो एक ही चीज है। That means again we have to select, हमें क्या करना था, चीजों को सिलेक्ट करना था, चुनाव करना था। 3 में से हमें 2 को सिलेक्ट करना था, लेकिन इस सिलेक्शन में भी हमने देख लिया अगर हम ए बी की जगह बी ए लिखें तो इससे फर्क नहीं पड़ता। ए बी की मीनिंग जो यहां पे है वही बी ए की भी मीनिंग है। तो इसको भी हम कहेंगे इट इज एन अनऑर्डर्ड सिलेक्शन। इसे क्या कहेंगे? अनऑर्डर्ड सिलेक्शन, या हम इसको सिंपली कहेंगे इट इज जस्ट ए सिलेक्शन, चीजों का चुनाव। अब इसके कंपैरिजन में मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स लेने जा रहा हूं। इसी एग्जांपल से रिलेटेड और एक एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज जब कोच ने अपने प्लेयर्स से, अपने क्रिकेट टीम के प्लेयर्स से पूछा था कि इन 4 प्लेयर्स में से कौन से 3 प्लेयर इस सुपर ओवर में खेलने जाएंगे, तो उन्होंने आंसर कुछ इस तरह से दिए थे। लेकिन जब ही इसने इन 3 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया, किसके लिए? सुपर ओवर के लिए, इस कोच को जल्द ही दिमाग में एक ख्याल आया, लेकिन हैज यू नो आई नो कि जब भी क्रिकेट में खेलने जाते हैं इसमें यह डिपेंड करता है कि पहले कौन खेलने जाएगा। जब 2 बंदे पहले खेलने जाएंगे, उन 2 में से भी कोई कौन सा पहले ओपन करेगा, कौन रनर रहेगा, और फिर अगर इन 2 में से कोई आउट होता है तो 1 डाउन कौन जाएगा। इसने बोला यार यहां तो प्रॉब्लम है, पहले इन 3 में से किन 2 को भेजा जाए। तो इसने फिर से अपने प्लेयर से क्वेश्चन पूछा, विच हु अमंग the 3
that is K, R, D and D will go for open. Open means जो पहली बॉल लेगा रनर, रनर मीन्स जो उसके अगली साइड में रखेगा, दैट इज पहले दोनों में से कौन सा पहले खेलेगा, रन पर, एंड अगर इन दोनों में से कौन आउट होता है तो वन डाउन कौन जाएगा। अब इसने क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा अपने प्लेयर से कि हम KRD, कोहली, रोहित शर्मा और धवन को ही भेजेंगे इस सुपर ओवर में खेलने के लिए, लेकिन तीनों के तीनों एक साथ नहीं जा सकते, पहले तो 3 में से 2 ही जाएंगे। और इसने बोला पहले 2 कौन से हम भेजेंगे, और 2 में से भी वहां पहले बॉल कौन लेगा। तो प्लेयर्स के आंसर कुछ इस तरह से आए, पहले कोहली जाएगा, कोहली से मतलब ये पहली बॉल लेगा, फिर रनर में रहेगा रोहित शर्मा, और अगर इन 2 में से कोई आउट होता है तब आप खेलेगा धवन, KRD सिलेक्शन। तो किसी और ने आंसर ऐसे दिया, नहीं सर रोहित शर्मा पहली बॉल लेगा, वो पहली बॉल खेलेगा, वो ओपन करेगा, लेकिन रनर में रहेगा कोहली, तो वन डाउन धवन ही जाएगा। लेकिन और एक प्लेयर आ रहा है, उसने बोला नहीं धवन ही ओपन करेगा, धवन ही पहली बॉल लेगा, फिर उसके रनर अप में रहेगा रोहित शर्मा, और फिर अगर कोई आउट होता है तो कोहली तब जाएगा। लेकिन कोई और पूछ रहा है, नहीं पहले धवन ही जाएगा, लेकिन उसके साथ रनर अप में रहेगा कोहली, एंड अगर कोई आउट होता है तो रनर अप। ऐसी कुछ चीजें आ रही बात समझ में। तो यहां पे वही 3 प्लेयर्स हमने भेजे, उन्हीं 3 प्लेयर्स को हमने सिलेक्ट किया किसके लिए, तो इस सुपर ओवर के लिए। लेकिन यहां पे क्वेश्चन है कि पहले कौन खेलेगा, रनर कौन रहेगा, और फिर वन डाउन कौन जाएगा। तो यहां पे ये सिलेक्शन इस सिलेक्शन से डिफरेंट है, बिकॉज यहां पे ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर से मतलब बेटा कि पहले कौन जाएगा, फिर उसके साथ रनर कौन रहेगा, फिर वन डाउन कौन जाएगा, दैट्स ऑर्डर मैटर्स हियर। कि अगर हम यहां पे इन प्लेयर्स की पोजीशन अब चेंज कर दे तो अब इसमें चेंज आ रही है, ये डिफरेंट सिलेक्शन बन रही है, बिकॉज इट मैटर्स इन क्रिकेट कि पहले ओपन कौन करेगा, उसके साथ रनर में कौन रहेगा, और वन डाउन फिर कौन जाएगा अगर कोई आउट होता है तो दीज आर ऑल्सो कलेक्शन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। 3 चीजों का अगेन एक जवाब है, लेकिन दीज आर ऑर्डर्ड सिलेक्शंस। यहां पे ये मैटर करता है, यहां पे ये मायने रखता है कि कौन सा पहले ओपन करेगा, फिर कौन रनर रहेगा, फिर अगर कोई इन दोनों में से आउट होता है तो वन डाउन कौन जाएगा। That means it is again a selection, but an ordered selection. It is an ordered selection. इस सिलेक्शन और इस सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये नहीं है कि यहां पे भी KRD है, यहां पे भी KRD है। डिफरेंस ये चीज है कि यहां पे ये मैटर करता है पहले किसका नाम लिखा जाए, फिर किसका, फिर किसका। इट इज दैट्स व्हाई दिस इज एन ऑर्डर्ड सिलेक्शन, इट इज एन अनऑर्डर्ड सिलेक्शन। देखिए हम यूं कह सकते हैं, इस सिलेक्शन में इस चीज में हमें पहले चुनाव करना होता है कि किस किस को भेजे, किस किस को सिलेक्ट करें, फिर ये इसमें मैटर करता है, प्लस एडिशन इसमें ये कि ऑर्डर भी देना है। जिन चीजों को आपने सिलेक्ट किया, जिन पर्सन जिस प्लेयर्स को आपने सिलेक्ट किया, फिर इसमें यह भी मैटर करता है कि किस प्लेयर को पहले लिखा जाए, फिर किसको दूसरा लिखा जाए, फिर किसको तीसरा लिखा जाए। दैट्स इट इज एन ऑर्डर सिलेक्शन प्लस ऑर्डर, या आप सिंपल में कह सकते हो ऑर्डर्ड सिलेक्शन। वन मोर एग्जांपल, सपोज आप बाहर पढ़ने चले गए, से यूरोप पढ़ने चले गए एरोप्लेन से, लेकिन जो ही आप वहां अपने रूम में पहुंच गए या हॉस्टल में पहुंच गए, आपको कपड़े बदलने हैं और आपके कपड़े आपके ब्रीफकेस में हैं, तो आपके ब्रीफकेस की 3 डिजिट की लॉक लगी हुई है। यार आप भूल गए इस लॉक को। अब ये थोड़ी ना आप यहां से 10 किलोमीटर जाओगे तो वापस आओगे घर में, देखो घर वालों से आपने क्या किया, आपने घर कॉल किया, वहां आपकी मम्मी ने कॉल रिसीव की, आपने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी मेरा जो ये लॉक था इस ब्रीफकेस का वो क्या है, क्या आपको याद है? उसने बोला बेटा मुझे भी तो याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद है कि आपका जो 3 डिजिट का लॉक है ब्रीफकेस का, उसमें 2, 3 और 4 डिजिट्स है, मतलब 5, 6, 0, 1, 9 नहीं है, इन्हीं 3 डिजिट्स का लॉक है। तो आपको आपके जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आने लगा। कैसे आने लगा? आपने पहले देखा 2, 3, 4 चेक लगाया, दैट्स 2, 3, 4, पहले वाले में लगाया 2, दूसरे में 3, 4,
लेकिन आपका ब्रीफ केस खुला नहीं। फिर आपने क्या किया, आपने 243 लिखा, लेट्स 43 को डिफरेंट किया, फिर भी आपका ब्रीफ केस खुलता नहीं है। फिर आपने क्या किया, 423 ऐसे करने लगे आप, लेकिन फिर से आपका ब्रीफ केस नहीं खुला। फिर आप अलग अलग पॉसिबिलिटीज देख रहे हो कि आपने किया 324 342, लेकिन आप कर रहे हो, जब आपने 432 लगाया और आपका ब्रीफ केस अनलॉक हो गया, आपका जो ब्रीफ केस है अनलॉक हो गया, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। कैसे, आपने उसमें 432 कोड, लेकिन सर यहां पे भी तो तीन ही चीजें थी, यहां पे भी तो तीन ही चीजें थी, तीन में से तीन को सिलेक्ट करना था। सर यहां पे आपने 234 लिखा, यहां पे भी वही 234 है, बस 3 और 4 की पोजीशन बदल दी। सर यहां पे भी तो 234 ही है, लेकिन यहां पे थोड़ी पोजीशन यहां वहां बदल दी। सर इस वाले से वो हमारा ब्रीफ केस का लॉक क्यों नहीं खुला, इस वाले से ही क्यों खुला, इस वाले से क्यों नहीं खुला। अगेन बेटा इसमें क्या है, अगेन हमें तीन चीजों को सिलेक्ट करना था 2 3 4 को, लेकिन इस सिलेक्शन में मैटर करता है कि किसको पहले लिखा जाए, किसको दूसरा लिखा जाए, किसको तीसरा लिखा जाए। एज यू नो, जब भी हम किसी चीज की लॉक यूजुअली रखते हैं, डिजिटल लॉक, डिजिटल्स में लॉक, तो उसमें मैटर करता है पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो इस सिलेक्शन को भी यहां पे भी हमने सिलेक्ट किए चीजों के आउट ऑफ जो आपके पास 10 डिजिट्स है 0 1 2 अप टू 9, आपकी मदर ने आपको ये आइडिया दिया कि 0 1 2 3 अप टू 9 जो टोटल 10 डिजिट्स है, इन 10 डिजिट्स में से आपको बस 3 डिजिट्स को सिलेक्ट करना है 2 3 4 को। लेकिन आप जब आपने 2 3 4 डाल दिया था अपने ब्रीफ केस के लॉक में, वो खुला नहीं। तो इससे पता चलता है 2 3 4 में पोजीशन मैटर करती है, किसको पहले लिखा जाए, किसको। तो इसको भी करें, इसको अभी हम कहेंगे कि पहले हमने सिलेक्शन की, चुनाव किया, किनसे, आउट ऑफ 10 डिजिट्स से में हमने 3 डिजिट्स का चुनाव किया 2 3 4 का, लेकिन फिर हमने इसमें ऑर्डर देना शुरू किया, ऑर्डर अलग अलग दिया, तो हमारा फाइनली जो ब्रीफ केस है वो अनलॉक हो गया। इस सिलेक्शन को भी हम किया, इसमें हमने पहले क्या किया, सिलेक्शन किनका किया बेटा, डिजिट्स का, 0 1 2 3 अप टू 9 तक जो 10 डिजिट्स टोटल है, उनमें से हमने 3 डिजिट्स को सिलेक्ट किया। फिर इन डिजिट्स में क्या दिया, ऑर्डर, यहां वहां उनकी पोजीशन बदल दी, और पोजीशन बदलने से हमारा काम बन गया। जब हमने 2 3 4 दिया था, हमारा ब्रीफ का केस अनलॉक नहीं हुआ, 4 2 4 3 से भी नहीं काम बना, 4 2 3 से भी नहीं, एंड फाइनली किससे बना, 4 3 सिलेक्शन प्लस ऑर्डरिंग। यहां हम कहेंगे ऑर्डर, तो सिंपल में कहेंगे इट इज एन ऑर्डर्ड सिलेक्शन, अगेन एन ऑर्डर्ड सिलेक्शन। चलो टोटल मैंने 4 एग्जांपल्स दे दी, लेकिन जो लेफ्ट साइड में दोनों एग्जांपल्स है वो दोनों के दोनों क्या थी, यहां पे भी हमने चीजों का चुनाव किया था, हमने गिवन 4 चीजों में से 3 चीजों को सिलेक्ट किया था, यहां पे हमने 3 में से 2 को सिलेक्ट किया था, यहां पे क्या किया बेटा, यहां पे भी 3 को सिलेक्ट किया, यहां पे 10 में से 3 को सिलेक्ट किया। लेकिन यहां पे जो सिलेक्शन हो रही थी, इस सिलेक्शन में अगर हम पोजीशन, ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन बदलते थे, उससे सिलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनको मैंने बोला दीज आर अनऑर्डर्ड कलेक्शंस, एंड अनऑर्डर्ड सिलेक्शन, अनऑर्डर्ड कलेक्शन या अनऑर्डर्ड सिलेक्शन, जब भी आप चीजों में से कुछ चीजें सिलेक्ट करते हो और उस सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता हो, तो उसी चीज को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन। जो इस चैप्टर में आप पढ़ने जा रहे हो, जब भी आप चीजों का चुनाव करोगे, चीजों को सिलेक्ट करोगे, लेकिन उस सिलेक्शन में अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, अगर चीजों की कलेक्शन या सिलेक्शन में पोजीशन बदलने से उस सिलेक्शन पे फर्क नहीं पड़ा, तो उसको हम कहेंगे अनऑर्डर्ड सिलेक्शन, और अनऑर्डर्ड सिलेक्शन को ही कॉम्बिनेशन कहते हैं। लेकिन जब आप इसी चैप्टर में कहीं भी रियल लाइफ में चीजों का सिलेक्शन करोगे, लेकिन और साथ ही में उस सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर करता हो, अगर आपने सपोज 3 अल्फाबेट से 3 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया KRD को, फिर अगर आपने इनकी पोजीशन बदल दी, इस पोजीशन के बदलने से इसमें चेंज हो गई, चेंज आने का मतलब ये मैटर करता हो किसको पहले लिखा जाए, किसको दूसरा, किसको तीसरा, तो तब हम उसको कहते हैं ऑर्डर्ड सिलेक्शन, एंड ऑर्डर्ड सिलेक्शन को ही कहते हैं परमिटेशन। क्या कहते हैं, परमिटेशन। या मैथमेटिक्स में
जहां भी कोई कलेक्शन करे या कोई सिलेक्शन करे, लेकिन उस सिलेक्शन या कलेक्शन में ऑर्डर मैटर करता हो, उसको हम सिंपल टर्म्स में कहते हैं अरेंजमेंट। क्या कहते हैं? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट से मतलब पहले चीजों को सिलेक्ट करो, फिर उन चीजों में ऑर्डर दे दो कि किसको पहले लिखा जाए, किसको दूसरा, किसको तीसरा, किसका चौथा, तो उसे हम कहते हैं अरेंजमेंट। एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं परम्यूटेशन। तो अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, आप उसको बोलोगे ओनली सिलेक्शन को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। यहां जो भी सिलेक्शन हो उसमें अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं हो, या सिंपल टर्म्स में अनऑर्डर्ड सिलेक्शन, अनऑर्डर्ड सिलेक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन, या सिर्फ सिलेक्शन या कलेक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। लेकिन जब भी हम कोई सिलेक्शन करते हो, चीजों को सिलेक्ट करते हो, उस सिलेक्शन में अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो, तब हम उस सिलेक्शन को क्या कहते हैं? परम्यूटेशन। सो परम्यूटेशन इज एन ऑर्डर्ड सिलेक्शन। इसमें पहले सिलेक्शन करते हैं, फिर चीजों को ऑर्डर देते हैं, जिसे हम सिंपल एक ही वर्ड में बोलते हैं अरेंजमेंट। सो परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आई बात समझ में? कलेक्शन किसे कहते हैं? सिलेक्शन। यहां पे भी हम सिलेक्शन ही करते हैं कॉम्बिनेशन के केस में, अरेंजमेंट परम्यूटेशन में भी सिलेक्शन ही करते हैं, लेकिन यहां पे ओनली सिलेक्शन करते हैं। सो ये जो आपकी कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन में हम ओनली सिलेक्शन करते हैं, ओनली सिलेक्शन। दैट्स यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो क्या सीखा हमने अभी तक? कि जो हमारी परम्यूटेशन होती है, परम्यूटेशन में सिलेक्शन करते हैं, और इस सिलेक्शन में क्या होता है इंपॉर्टेंट, प्लस इसमें ऑर्डरिंग करते हैं, ऑर्डरिंग देते हैं। जिन चीजों का हम चुनाव करते हैं, जिन चीजों को हम सिलेक्ट करते हैं, फिर उनको हम पोजीशन भी देते हैं कि इस चीज को यहां रखेंगे, इस चीज को यहां पे। तो इट इज सिंपली एन ऑर्डर्ड सिलेक्शन। इसे हम कहेंगे परम्यूटेशन को क्या? ऑर्डर्ड सिलेक्शन। एंड आपकी जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में हम सिर्फ चीजों का चुनाव करते हैं। कॉम्बिनेशन क्या है आपकी? ओनली सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सिर्फ चीजों का चुनाव किया जाता है, चीजों को सिलेक्ट किया जाता है। या हम यूं कहें तो इट इज एन अनऑर्डर्ड सिलेक्शन, अनऑर्डर्ड सिलेक्शन। आपकी जो कॉम्बिनेशन है, इट इज एन अनऑर्डर्ड सिलेक्शन, बट परम्यूटेशन इज द सिलेक्शन प्लस ऑर्डर, या ऑर्डर्ड सिलेक्शन, या इसको हम सिंपल टर्म्स में कहते हैं अरेंजमेंट। आई बात समझ में? इसे क्या कहते हैं? अरेंजमेंट। किसको? परम्यूटेशन को। कॉम्बिनेशन को हम सिंपली कहते हैं कलेक्शन, या आप और एक नाम जोड़ सकते हो, इट इज सिंपली ए कलेक्शन, चीजों का जमा। इसमें कौन सा चीज कहां पे रखा जाए इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसमें अगर चीजों ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन बदल दी जाए, किसमें? कॉम्बिनेशंस में, तो फर्क नहीं पड़ता उस सिलेक्शन में। लेकिन अगर आपने परम्यूटेशन में जिन चीजों का सिलेक्शन की गई हो, जिन चीजों को सिलेक्ट किया हो, उन चीजों की पोजीशन अगर आप बदल दोगे तो आपको नई नई सिलेक्शंस मिलेंगी। तो ये है परम्यूटेशन। चलो अब थोड़ा फॉर्मली हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को डिफाइन करेंगे। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को हम फॉर्मली अब डिफाइन करेंगे कि परम्यूटेशन एक्चुअल में क्या है। तो आपकी जो परम्यूटेशन है, आपने अभी सीखा, परम्यूटेशन को हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं आइदर इट इज एन ऑर्डर्ड सिलेक्शन, ये चीजों की सिलेक्शन ही होती है। यहां पे भी हमें चीजों को सिलेक्ट ही करना होता है, लेकिन उस सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, और हम कहेंगे इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिंपल टर्म्स में आप कह सकते हो अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चीजों का अरेंजमेंट, दैट इज सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग। तो दैट इज हम बोलेंगे परम्यूटेशन में, फॉर्मल डेफिनेशन लिखेंगे परम्यूटेशन की, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट। परम्यूटेशन क्या है? ये अरेंजमेंट है, ये ऑर्डर्ड सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन प्लस ऑर्डर है, किनका? ऑफ गिवन एन ऑब्जेक्ट्स का। जब आपको गिवन एन चीजें दी जाएगी,
जब आपको गिवन n चीजें दी, n से मतलब ये नेचुरल नंबर, मतलब 10, 5, 15, 20, जब आपको गिवन 10 या 15 या 20 चीजें दी जाएंगी और आपसे कभी पूछा जाएगा 10 में से 7 को सिलेक्ट करोगे, अगले टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा 10 में से 10 को सिलेक्ट करो, तो यही है हमने लिखा परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग n में से आप कितने कितने सिलेक्ट करने हो आपको बाय टेकिंग सम से मतलब कुछ, n में से कुछ, सपोज 10 में से 7, 10 में से 8, 10 में से 9, 10 में से 6, 10 में से 5, ये हो गया n में से कुछ, सम बाय टेकिंग सम। और या कभी आपसे क्या पूछा जाएगा 10 चीजों में से 10 को सिलेक्ट करो, लेकिन ये काम आप कितनी तरीके से कर सकते हो, ये भी आपसे कभी पूछा जाएगा 10 में से 10 में चुनो, ऐसे ही बेटा n कभी आपसे पूछा जाएगा n में से कुछ को चुनो राइट बाय टेकिंग सम, या अगले टाइम में आपसे अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा n में से n को चुनो और ऑल एट अ टाइम। परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ गिवन n ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम। आई होप ये आपको समझ आया होगा इसका मतलब क्या होगा बाय टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम। जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूं, सपोज आपसे कभी पूछा जाएगा कि आपके क्लास में 10 नहीं से यू हैव, बताओ 1 2 3 4 5, ये आपके फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है, और आपसे कभी पूछा जाएगा इन 5 डिजिट्स का यूज करके, इन्हीं 5 डिजिट्स से आप कितने कितने हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। कभी आपसे पूछा जाएगा इन 5 डिजिट से कितने 3 डिजिट नंबर्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आप बोलोगे 1 2 3 3 1 2 3 4 5 1 2 4 लाइक दिस, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स बना जा सकते हैं इन 5 डिजिट्स का यूज करके। तो हमें बस इसमें यहां पे फोकस करना है, 5 में से आपको कितने सिलेक्ट करने हैं? 3। 5 में से कितने को आप सिलेक्ट कर सकते हो? 3 को। तो ये हुआ कि n में से आपको कुछ को सिलेक्ट करना है बाय टेकिंग सम एट अ टाइम, n में से कुछ को सिलेक्ट करना है, 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है, सम का मतलब। लेकिन किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा इन 5 डिजिट्स का यूज करके, इन 5 डिजिट्स से आप कितने हाउ मेनी कितने 5 डिजिट नंबर्स बना सकते हो, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड। इन्हीं 5 डिजिट्स का यूज करके आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने 5 डिजिट नंबर्स बना सकते हो। लाइक कैसे नंबर्स? 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट कोड बन गया। यहां बोलेंगे 3 1 2 4 5 या 4 3 1 2 5, ऐसे ही कितने 5 डिजिट्स। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि 5 में से कितनों को सिलेक्ट करना है? 5 को, दैट इज ऑल एट अ टाइम। जितने थे सबको सिलेक्ट किया, जितने थे सबको सबका चुनाव करना था। तो यही हुआ इसका मतलब। कभी n से मतलब हियर 5 जो गिवन दिए जाएंगे, कितने हैं गिवन, कितने, कौन कौन नहीं, कितने, n कितने कितने यहां पे टोटल 5 थे, टोटल नंबर ऑफ n ऑब्जेक्ट्स दैट्स 5। 5 में से आपको कभी क्या पूछा जाएगा? 3 को सिलेक्ट करो, लेकिन अगले टाइम में आपसे पूछा जाए 5 में से 5 को सिलेक्ट करो। यही मैंने बोला कि परम्यूटेशन में हम क्या करेंगे? अरेंजमेंट करेंगे, चीजों की सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्ट इन्हीं चीजों में से हम चीजों को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन कभी आपसे पूछा जाएगा कि n में से कुछ चीजों को सिलेक्ट करोगे, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा n में से n को सिलेक्ट करो। तो ये हो गया आपकी परम्यूटेशन। लेकिन यू नो परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। अब हम लिखेंगे कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन में अभी आपने सीखा, कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा? कॉम्बिनेशन इज सिंपली ए सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन इज ओनली सिलेक्शन। इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं? चीजों को सिलेक्ट करते हैं। इसमें हम ये नहीं देखते हैं कि कौन सा चीज कहां पे है, चीजों का ऑर्डर यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां हम सिंपली कहेंगे इट इज एन अनऑर्डर्ड सिलेक्शन। यहां पे भी हम चीजों को सिलेक्ट ही कर रहे हैं, लेकिन अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड से मतलब यहां पे चीजों का जो ऑर्डर है, पोजीशन है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां हम सिंपली एक और नाम जोड़ सकते हैं, इट इज ए कलेक्शन। जब भी हम किसी कलेक्शन की बात करते हैं, उस कलेक्शन में कौन सा चीज कहां पे होता है,
उसमें वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। दैट इज हम लिखेंगे कॉम्बिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन इज ए सिलेक्शन। ये क्या होती है? परम्यूटेशन में हमने लिखा था परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या लिखा? इट इज अ सिलेक्शन। अरेंजमेंट का मतलब सिलेक्शन प्लस ऑर्डर। कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन ऑफ given n objects by taking some or all at a time, by taking some or all at a time। क्या हुआ इससे? मतलब कि कॉम्बिनेशन में भी हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं, हमें गिवन n चीजें दी जाएगी और फिर से हमें कभी पूछा जाएगा n में से कुछ को सिलेक्ट करो या n में से n को सिलेक्ट करो। कुछ से मतलब बाय टेकिंग सम, ऑल से मतलब n में से n को चुनाव करना। आई बात समझे? अब आपने क्या सीखा अभी तक कि परम्यूटेशन क्या होती है, कॉम्बिनेशन क्या होती है। और मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था लेक्चर में कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि परम्यूटेशन होती क्या है, कॉम्बिनेशन होती क्या है और इन दो के बीच में डिफरेंस क्या है। इन दो के बीच में डिफरेंस क्या है? तो चलो डिफरेंस लिखते हैं। सो परम्यूटेशन क्या होती है? परम्यूटेशन को हम बोलते हैं इट इज अ सिलेक्शन। इसमें भी चीजों का चुनाव करते हैं, कॉम्बिनेशन में भी चीजों का चुनाव करते हैं। दोनों में कॉमन क्या है? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कॉमन और सिमिलर बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आप बोलोगे यहां पे भी हम सिलेक्ट करते हैं चीजों को, यहां पे भी हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं। दैट्स सिलेक्शन। यहां पे भी सिलेक्शन करनी होती है, यहां पे भी सिलेक्शन करनी होती है, लेकिन यहां पे ऑर्डर्ड सिलेक्शन होती है। ऑर्डर मैटर्स हियर, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट हियर, ऑर्डर मैटर्स हियर। यहां पे लिखेंगे ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर हियर। किसमें? कॉम्बिनेशन में। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए परम्यूटेशन एंड ए कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है? परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। और जबकि यहां पे भी हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं, यहां पे भी हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं। अब आप बोलोगे आपके इस चैप्टर में या कल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पे भी आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा, पहले आपको ये देखना है, आपको पहले ये सिलेक्शन करनी है कि वो क्वेश्चन परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का। कभी भी आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया जाएगा कि यूजिंग परम्यूटेशन सॉल्व दिस क्वेश्चन या यूजिंग कॉम्बिनेशन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको खुद से देखना है। जब भी आपको गिवन n चीजों में सिलेक्ट करना हो चीजों को, चाहे n को या कुछ को, आपको पहले ये डिसाइड करना है कि वो क्वेश्चन जो है वो परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है। कैसे आप देखोगे? अगर उस सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर करता हो तो आप समझ लेना कि वो क्वेश्चन परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, लेकिन अगर उस सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता हो तब आप बोलोगे वो क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। आई बात समझ? आई होप इतना आपको अभी तक समझ में आया होगा कि परम्यूटेशन किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, ओ सॉरी, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। ओके, चलो कुछ और एग्जांपल्स में आपको देता हूं, देखते हैं इनसे क्या मिलेगा हमें इन एग्जांपल से। सपोज आपसे पूछा जा रहा है कि 1 2 3 4 ये 4 डिजिट्स है और आपसे पूछा जा रहा है कि से आपका मोबाइल है, ओके, आपका मोबाइल है या आपके घर में जो पापा है आपके, उसके पास मोबाइल है लेकिन उसको मोबाइल ज्यादा यूज करना नहीं आता है, स्मार्टफोन। उसने बोला आपको बेटा आप मेरे इस मोबाइल की लॉक रखो। दैट्स जो लॉक होता है ना, अनलॉक, लॉक मेन लॉक होती है, आप मेरे मोबाइल में लॉक रखो। लेकिन आपने उससे वापस पूछा पापा इसमें क्या लॉक रखूं, थोड़ा कैसे नंबर्स में इसमें लॉक रखूं, मैं तो कुछ भी रखने को रखता हूं। उसने बोला बेटा सिर्फ 3 डिजिट्स का लॉक रखो, और वो भी 3 डिजिट जो होंगे, पहले 4 डिजिट जो है 1 2 3 4, इन्हीं 4 डिजिट्स में से कोई 3 डिजिट वाला लॉक रखो। तो अब आप खुद से सोच रहे हो कि इन 4 डिजिट्स में से कौन कौन सा लॉक अच्छा रहेगा इसमें।
आपने सिलेक्शन करना शुरू किया, आपने बोला 1 2 3 1 3 2, ये भी आएगा 2 1 3, ओके आई बात समझे, 1 2 3 1 3 2, ओके 2 1 3 2 3 1। लेकिन उसने बोला सपोज उसने आपसे बोला 1 2 3 में से कोई यही 3 डिजिट का लॉग बना, 3 में से आपको 3 को सिलेक्ट करना है। आप चेक कर रहे होंगे 2 3 1 3 1 2 3 2 1। आपने देखा देयर आर टोटल कितनी पॉसिबल 3 डिजिट लॉक्स फॉर दिस स्मार्टफोन। अगर 1 2 3 में से सिलेक्ट करना हो, देयर आर 6 टोटल। तो आपने से इन 3 में से आपने क्या किया, आपने ये वाली लॉक उसमें रख दी, तो आपका काम बन गया। बात आ रही है समझ में? आपके फादर ने आपसे पूछा कि 1 2 3 में से इन्हीं 3 नंबर्स में से एक लॉक बना मेरे स्मार्टफोन के लिए, इसमें रख दो। तो आपने पहले देखा कि क्या क्या लॉक पॉसिबल है। आपने देखा टोटल 6 लॉक्स पॉसिबल है 1 2 3 से, तो आपने 1 3 2 का चुनाव किया। लेकिन अब क्या हो रहा है, कुछ समय के बाद, 1 महीने या 2 महीने के बाद, आपका जो खुद का स्मार्टफोन है, जो आपका खुद का पर्सनल स्मार्टफोन है, आपने अपने स्मार्टफोन की जो मेन लॉक है वो आप भूल गए। अब आपको पता है अब आपने क्या किया, आपने ट्राई किया यहां वहां करके, यहां वहां करके, लेकिन आपका जो फोन है वो खुल नहीं रहा है। आपने क्या किया, आप दुकान वाले के पास गए, मोबाइल वाले के पास गए, आपने उससे बोला मेरा जो ये स्मार्टफोन है इसका मैं लॉक भूल गया हूं। अब क्या करेंगे, लेकिन प्रो से आपका लॉक कुछ इस तरह से डिजिटल लॉक वो नहीं है वो वाला। तो ये जो दुकान वाला है इसने आपको 2 कंडीशंस दे दी। इसने बोला 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो मैं इस स्मार्टफोन को सॉफ्टवेयर लगा के इसको फॉर्मेट कर देता हूं, लेकिन फॉर्मेट करने के बाद आपका जितना भी इसमें डेटा, चाहे वीडियोस है, फोटोज है, कुछ भी है आपके इस मोबाइल में, वो सारा डिलीट हो जाएगा, आप ये अपना डाटा खो दोगे। एक तो ऑप्शन आपने इसे। दूसरा इसने आप पूछा इसमें कितने डिजिट्स का लॉक है। जैसे आपके पापा में 3 डिजिट्स का लॉक था, 3 शब्द का लॉक था, तो इसने आपसे पूछा आपके मोबाइल फोन में कितने डिजिट्स का लॉक था। आपने बोला 6 डिजिट लॉक है इसमें। ओ यार पंगा तो है। अगर आपके मोबाइल में भी 3 डिजिट्स का लॉक होता, ये तो आप खुद से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन 6 डिजिट का लॉक है। इसने आपसे बोला कि अगर आप मुझे इतना बता दोगे सिंपल में कि कितने 6 डिजिट नंबर्स के लॉक्स बन सकते हैं, कि टोटल कितने 6 डिजिट नंबर्स के लॉक्स बनेंगे, तो मैं आपके इस मोबाइल को, मेरे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है वो आपको इस मोबाइल को खोल भी देगा और ये भी बताएगा कि इसका लॉक क्या है। समझ आ रही बात? फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं। इसने आपसे पूछा कि अगर आप बस मुझे इतना बताओगे कि जैसे 3 डिजिट्स के लॉक 1 2 3 से कितने बने, टोटल 6, ये आपसे पूछ रहा है। अगर मुझे आप इतना बता दोगे कि टोटल कितने 6 डिजिट लॉक्स बन सकते हैं, मेरे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर का यूज करके मैं आपके फोन को भी खोल दूंगा और यह भी बता दूंगा कि आप क्या इसका लॉक कितना था। तो आपने क्या किया, तो मेरा काम तो हो गया। आपने कितने डिजिट्स होते हैं टोटल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल है हमारे मैथमेटिक्स में 10 डिजिट्स, और इन्हीं 10 डिजिट्स का यूज करके हम लोग लॉक्स बना रहे हैं। लेकिन आपको लॉक कितने डिजिट का बनाना है, 6 डिजिट का। आपने जैसे यहां पे किया था, इन 3 डिजिट्स का यूज करके 3 डिजिट नंबर का लॉक बनाया था, आपने टोटल 6 पॉसिबल 3 डिजिट लॉक्स बनाए थे और आपने ये वाला फिर सिलेक्शन किया था। आपने ऐसे यहां पर भी 6 डिजिट लॉक्स बनाना शुरू किया। आपने देखा 0 1 2 3 4 5, कितने डिजिट का लॉक बन गया, 6 डिजिट का, 2 2 2। आप देख रहे हो 0 1 2 3 4 6, फिर से 6 डिजिट का लॉक बन गया, 0 1 2 3 4 7, 0 1 2 3 4 8, 0 1 2 3 4 9, ओके, 1 0 2 3 4 5, 1 0 2 3 4 6, 1 0 2 3 4 7, 1 0 2 3 4 8,
1 0 2 3 4 9, 1 2 0 3 4 5। जब आपने ऐसा करना शुरू किया ना कि मैं देखता कि कितने 6 डिजिट नंबर का लॉक होते हैं, कितने लॉक्स ऐसे पॉसिबल लॉक्स है, तो आप कुछ देर बाद, कुछ मिनट्स के बाद आपने अपना पेन रोक दिया। अरे यार, अगर मैं ऐसे करते जाऊंगा तो मुझे तो कम से कम 1 महीना लगेगा ऐसे बनाने में, और दूसरी बात, अगर मैंने 1 महीना भी लगा दिया बनाने में, तो ये तो पॉसिबल है कि मैं कोई ना कोई लॉक भूल भी जाऊंगा, या ये भी पॉसिबल है कि किसी लॉक को मैं कहीं पे रिपीट भी करूंगा। डेट इज, एक तो बहुत ज्यादा टाइम खाएगी मुझे, और दूसरी बात ये मुझे एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। मैं जो आंसर दूंगा उस मोबाइल वाले को वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो आपने ऐसे हाथ खड़ा किए, आपने इस मोबाइल वाले को बोला नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। अब आपके दिमाग में आया, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है, ऐसा कोई मेथड है जिस मेथड का यूज करके हम फटाफट विद इन मिनट्स में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे? कि टोटल कितनी 6 डिजिट कोड्स बना सकते हैं हम लोग फ्रॉम द गिवन 10 डिजिट 0 1 2 3 4 अप टू 9, इन डिजिट्स का यूज करके हम टोटल कितने 6 डिजिट कोड्स बना सकते हैं? क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला है मैथमेटिक्स में? क्या इसके लिए कोई मेथड है मैथमेटिक्स में? तो उस मेथड का यूज करके हम विद इन 1 और 2 और 5 मिनट्स में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते। अगर ऐसा होता तो आपको अपने मोबाइल में जो डाटा है वो खोना नहीं पड़ता। एंड इसका आंसर है बेटा यस, देयर आर मेथड्स। इन चीज ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे इसी चैप्टर में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में मेथड्स है, जिन मेथड्स का यूज करके ऐसे क्वेश्चन में हम 2 मिनट में, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ये जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है ना, इट इज ऑल अबाउट काउंटिंग। इसमें हम काउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे? काउंटिंग के साथ। ये बेटा नहीं ये वाली काउंटिंग 1 2 3 4 ये वाली काउंटिंग नहीं, एडवांस्ड काउंटिंग इसमें करेंगे। इसमें ये चीजें सीखेंगे कि बिना कैलकुलेट किए है, बिना गिने हुए है, हम चीजों को गिन लेंगे। विदाउट कैलकुलेटिंग वी विल काउंट द थिंग्स। जैसे कि यहां पे आपने कैलकुलेट करना शुरू किया था, लेकिन फिर भी आप काउंट नहीं कर पाए। हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो हम मेथड्स, टेक्निक्स पढ़ेंगे, उन टेक्निक्स का यूज करके आप बिना कैलकुलेट किए ही चीजों को काउंट करना सीखोगे। एंड ये चीज हमें परम्यूटेशन में पढ़नी है। आई बात समझ में? तो वो टेक्निक्स क्या है? पहली टेक्निक जो है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसे सिंपल नाम से हम जाने जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी 2 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब उसको पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टेक्निक ऑफ परम्यूटेशन, उसके बाद पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन, एंड इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। लेकिन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक चीज यूज होती है, दैट इज फैक्टोरियल, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आई होप इस लेक्चर में आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि परम्यूटेशन होती क्या है, कॉम्बिनेशन होती क्या है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है, और हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं, या इस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो मेथड्स, टेक्निक्स है, उनका यूज जरूरी है कि नहीं, रियल लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो मैंने जस्ट रियल लाइफ की एक एग्जांपल ली थी, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स को लिया जा सकता है जिसमें हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। थैंक्स। अगर कोई कहीं पे कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू।